हमने क्या पढ़ा मैग्नेटिक फोर्स के रिगार्डिंग, यही पढ़ा भाई। और क्योंकि यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम समझ गए कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी भी होती है और परपेंडिकुलर टू द, पहला काम का पॉइंट तो यही है, whenever a charged particle moves inside a magnetic field then the magnetic force acting on it is perpendicular to the direction of velocity as well as perpendicular to the direction of magnetic field। बात समझ में आई? पहले से लिखवा रखा है मैंने, इसके आगे समझने की कोशिश करें। क्योंकि ये फोर्स परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, और वेलोसिटी के रिगार्डिंग हम जानते हैं वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो हम कह सकते हैं ये फोर्स परपेंडिकुलर होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के, होगा या नहीं होगा? जब ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा? वर्क डन 11th क्लास से पढ़ रहे आ रहे हो आप, एफ एस कॉस थीटा, यहाँ पे एफ एस कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो वर्क डन कितना होगा? वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर कोई वर्क नहीं होता। कभी पूछने लगे कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, दैट द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज 0। कारण साफ है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90, तो वर्क डन कितना होगा? 0। मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पर कभी भी कोई भी वर्क नहीं करती है। बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क कितना होता है? 90, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कहां लगती है? सेंटर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट कहां होता है? टेंजेंट की तरफ। एंगल कितना बनता है? 90, तो वर्क डन कितना होगा? 0। बिल्कुल जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन 0 होता है उसी तरह मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन भी 0। याद रहेगा? तीसरा पॉइंट समझिए, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, 11th क्लास में एक थ्योरम पढ़ाई जाती है वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसके अकॉर्डिंग वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। यस सर, तो ऐसा कहने से याद है सब, ठीक है। वर्क डन कितना आया अभी? 0, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? जब किसी चीज में होने वाला चेंज 0 है मतलब उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। जब किसी चीज की वैल्यू कांस्टेंट है तभी तो चेंज 0 होता है। तो काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कह सकते हैं? कैसी है? कांस्टेंट। मतलब हाफ mv² कैसा है? मतलब स्पीड कैसी है? तो ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट निकल करके आए कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन करेगा तो उसकी स्पीड और उसकी काइनेटिक एनर्जी दोनों कैसे रहने वाले हैं? बात समझ में आई? Whenever a charged particle moves inside a magnetic field, then its speed and its kinetic energy always remains। ठीक है, नोट करना है कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट, 3 पॉइंट हो गए ना। वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के अगर पैरेलल हैं तो इनके बीच बनने वाला एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला अभी पढ़ा QVB sin थीटा, तो हम यहाँ लिखेंगे QVB sin 0 डिग्री। और sin 0 की वैल्यू क्या होती है भाई? 0। तो फोर्स कितनी हो गई? 0 फोर्स, मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, पार्टिकल जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। मजे की बात, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और इधर से आया है चार्ज पार्टिकल,
v वेलोसिटी लेके, तो ऐसे ही निकल जाएगा, अनरिफ्लेक्टेड रहेगा, अनडेविएटेड रहेगा, स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। इसकी बजाय अगर वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, यानी कि एंगल 180 डिग्री है, तो क्या होगा, फोर्स QVB साइन 180 और साइन 180 की वैल्यू, तो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगी 0, पार्टिकल इस बार भी अनरिफ्लेक्टेड रहेगा। v वेलोसिटी से आया और v वेलोसिटी से ही उसी डायरेक्शन में चला गया। बात समझ में आई? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काउंटलेस टाइम्स पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव में भी, बोर्ड में भी, याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ये वाला और इससे नेक्स्ट वाला भी। तो ये नोट करिए, फिर 2 लाइनें लिखवा देता हूं। इससे पहले का तो लिखवा रखा था मैंने, इस पे थोड़ी से एक स्टेटमेंट लिखवा देता हूं, पहले नोट करिए फिर लिखवाता हूं स्टेटमेंट। कर लिया बेटा, आगे बोल दें। लिखिएगा, whenever a charged particle enters in a magnetic field, whenever a charged particle enters in a magnetic field parallel or anti-parallel to the magnetic field, whenever a charged particle enters in a magnetic field parallel or anti-parallel to the magnetic field, then it remains undeflected or undeviated। फिर से बोल देता हूं, whenever a charged particle enters in a magnetic field parallel or anti-parallel to it, then it remains undeflected or undeviated। जैसा आया था वैसा ही चला जाएगा, जिस डायरेक्शन में आ रहा था उसी डायरेक्शन में चला जाएगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। घुमा घुमा के पूछेंगे आपसे, है ना, 0 डिग्री पाएगा तो क्या होगा, 180 डिग्री पाएगा तो क्या होगा, ऐसे पूछ लेंगे कि अगर पार्टिकल अनरिफ्लेक्टेड है तो कितने डिग्री पे एंटर हुआ था, या तो 0 पे या 180 पे, या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हो गया भाई? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, यानी कि एंगल है 90 डिग्री, तो फोर्स कितनी होगी, QVB साइन 90। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, जो कि अपने आप में होती है मैक्सिमम। तो मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी मैक्सिमम, और जब फोर्स लगेगी मैक्सिमम तो डिफ्लेक्शन भी होगा मैक्सिमम। और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जब किसी पार्टिकल का होता है तो वो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। ठीक है, धक्का दे दिया तो मुड़ जाएगा, और धक्का देते ही रहोगे तो मुड़ता ही रहेगा, और जब मुड़ता ही रहेगा तो गोल घूम जाएगा। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मींस पार्टिकल विल फॉलो सर्कुलर पाथ। अब जब सर्कुलर पाथ में घूमेगा, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, particle will follow
सर्कुलर पाथ, और जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो फिर सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए उसे जरूरत पड़ेगी किसकी? सेंट्रीपिटल फोर्स की। लेकिन नेचर में सेंट्रीपिटल फोर्स तो एग्जिस्ट नहीं करती, ये हमारे पास होती नहीं है, ये हमें चाहिए होती है। और कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंसी हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। प्लैनेट्स घूमते हैं सन के अराउंड, तो वहां पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। धागे में आप पत्थर बांध के घुमाइए, वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग। सड़क पे आप साइकिल लेके मुड़ जाते हैं, जब मोड़ आता है तो एक मोड़ आया, है ना, तो फिर क्या होता है? फ्रिक्शन प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट फोर्सेस प्लेस द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करेगा? मैग्नेटिक फोर्स, है ना। तो necessary centripetal force is provided by magnetic force। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? mv स्क्वायर बाय r। ये कितनी है? qvb sin 90, sin 90 बोले तो 1। तो यहां से इसको सॉल्व करिए, इससे स्क्वायर कट गया तो r की वैल्यू क्या आ गई? वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन बोर्ड में और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पीछा छोड़ेगा ही नहीं आपका ये फॉर्मूला, और घुमा घुमा के अलग अलग तरीकों से पूछेंगे। तो इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिज्म पढ़ा और ये नहीं आता तो समझो कुछ नहीं आता। अब इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आप जानते हैं mv क्या होता है? मोमेंटम। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक रिलेशन होता है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में, 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो इसको यूं भी लिख सकते हैं, ये भी फॉर्मूला है। और काइनेटिक एनर्जी को चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस भी लिखते हैं, समझ रहे बात को। तो जब चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस खोल लोगे तो ये हो जाएगा 2mqv अपॉन b इंटू क्यू। रूट क्यू से कटेगा तो नीचे रूट क्यू आ जाएगा, फिर फॉर्मूला बदल जाएगा। ये भी इसी का फॉर्मूला है, ये सारे याद होने चाहिए। नीट और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मॉडर्न फिजिक्स में भी बहुत काम आएगा ये। इधर वाला तो रब कर दें। एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूं। R इज इक्वल टू एक तो mv अपॉन बी क्यू, R इज इक्वल टू P अपॉन बी क्यू, R इज इक्वल टू, पूछूंगा ये याद कर लेना, और मैं नहीं पूछूंगा तो एग्जाम में पूछा जाएगा। रटे हुए होने चाहिए। बात समझ में आई? अब कहानी आगे बढ़ाते हैं, नोट कर लिए? कहानी आगे बढ़ाते हैं। जब सर्कल में घूमेगा तो रेडियस कितना होगा पता चल गया। अब जब सर्कल में घूमेगा तो मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क करती है क्या? जब वर्क नहीं होगा तो स्पीड बढ़ेगी घटेगी क्या? पढ़ा रखा है स्पीड कांस्टेंट।
तो जब कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में घूमेगा तो एक चक्कर जब लगाएगा तो वो फिक्स टाइम में लगाएगा या वेरिएबल टाइम में लगाएगा? जिस फिक्स टाइम इंटरवल में वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा उसको टाइम पीरियड बोलेंगे क्या? पता होना चाहिए। मिटा दें? टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही होता है क्या? और आर को एम वी अपॉन बी क्यू लिख सकता हूं क्या? छापने पे ध्यान कम लगाओ, समझ लो, लिखा हुआ तो कहीं मिल जाएगा, भेजे में उतार लो, बहुत जरूरी है। ये भी पूछ लेते हैं। अब जब टाइम पीरियड है तो कुछ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन भी होगी। फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होती है क्या? समझ आया? जब मूव करेगा तो कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। नोट करो, फिर निकलवाता हूं काइनेटिक एनर्जी। हाँ बेटा, आर वाला कौन सा? चार बताया यार के तो। ये कैसे आया? कैसे आया? क्या था, छूट गया? अरे भाई देख लो, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन बी क्यू। दिमाग रटना नहीं है, खोपड़ी चलाओ। एम वी को मोमेंटम कहते हैं, पी अपॉन बी क्यू लिख सकते हैं। मोमेंटम का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ √2m के ई। काइनेटिक एनर्जी को चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस खोल दें, आया समझ? चले वापस। क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड हो रही है, मुझे पता है गर्मी भी हो रही है, लेकिन टॉपिक का फ्लो टूट जाएगा। चल रहा है, इसको कंप्लीट कर लो। घर जाके भी कुछ करने वाले तुम हो नहीं, वैसे इंस्टाग्राम पे रील ही देखोगे। क्या देखिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए, और काइनेटिक एनर्जी निकालें कैसे? दो अलग अलग फॉर्मूले हैं, दोनों पता होने चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी एक तो भैया होती है क्या? V मिल जाए तो काम खत्म। V कैसे निकालें? समझते हैं V निकालने के लिए। देखो टाइम पीरियड क्या पढ़ा, 2πr/v। टाइम पीरियड को 1/ν भी लिख सकता हूं। तो यहां से v की वैल्यू क्या आई, ये वैल्यू इसमें यूज करूं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 12m 2πr/ν का स्क्वायर। फोर पाई स्क्वायर r स्क्वायर न्यू स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया
2m पाई स्क्वायर आर स्क्वायर न्यू स्क्वायर। नोट कर लो, याद कर लो, फिर एक और बताता हूं। सारे काम के हैं, ऐसा एक भी नहीं जो बेकार है। नीट में 3-4 बार कॉन्टिन्यूस क्वेश्चन पूछा गया इस पे। और जब मैं नीट कहता हूं तो सिर्फ नीट में समझा करो, सेम लेवल है जेईई मेंस का भी। हो गया भाई। फिर देखो आगे इसमें एक और फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और आर तो पता है ना, एम वी अपॉन बी क्यू। तो वी क्या होगा, बी क्यू आर अपॉन एम। ये डाल दो यहां। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ एम बी क्यू आर बाय एम का स्क्वायर, बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन। अबे क्या समस्या है सर? मॉडर्न चाहिए। हाफ एम, ये हो गया बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला मिला। दोनों ही काम आएंगे। कई बार फ्रीक्वेंसी दे दी जाएगी, काइनेटिक एनर्जी निकलवाएंगे तो आप ये वाला यूज करोगे। और कई बार क्वेश्चन ऐसा बनता है, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा था क्लोज सर्कुलर पाथ में, उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी थी, ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल की कितनी होगी, या प्रोटॉन घूम रहा था तो न्यूट्रॉन की कितनी होगी, अल्फा पार्टिकल की कितनी होगी। समझ रहे हो बात को? सारी चीजें फिक्स रहेंगी तो आप यहां से निकाल लोगे। प्रोटॉन था सपोज करो, पहले अल्फा पार्टिकल कर दिया तो मास 4 टाइम्स हो गया। मास जब 4 टाइम्स हो गया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। कई फैक्टर में मास बदलेगा, कई में रेडियस बदलेगा, कई में दोनों बदलेंगे। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वैरायटी राइज होगी। तो ऐसा नहीं है, अगर एक फॉर्मूले से काम चल जाता तो मैं भी आपको एक ही लिखाता, लेकिन एक से काम चलेगा नहीं, इसलिए दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने दोनों आपको बता दिए कैसे आए हैं और क्या हैं। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और करिए, तब कर दें इसको। ये सारे एक्सप्रेशन जितने लिखवाए हैं सब काम के हैं। ये सारा जो काम बिगड़ा है या काम बना है, किसी भी सेंस में ले लीजिए। अगर आप पॉजिटिव साइड लेके चलते हैं तो इतनी नॉलेज आपको मिल गई, ये तो काम बना है। और लग रहा है कि इतना पढ़ना पड़ गया बिना बात में, तो काम बिगड़ा है। तो कुछ भी कहिए, ये सारी कहानी शुरू तभी हुई जब पार्टिकल सर्कल में घूमा। उससे पहले तो कोई समस्या थी ही नहीं। और अभी छोड़ रहा हूं बताने को, और बहुत सारी बातें हैं। जेईई एडवांस में पिच ऑफ हेलिक्स भी निकलवाते हैं। अब पिच ऑफ हेलिक्स क्या है वो भी आपको पता चलेगा। पहले ये पता करो हेलिक्स क्या है। अब देखिए इधर, पे अटेंशन, बकैती के पट से मत बना करो, पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। हमने पढ़ा पैरेलल आएगा तो क्या होगा, एंटी पैरेलल आएगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर आएगा तो क्या होगा। 0 पता कर लिया, 90 पता कर लिया, 180 पता कर लिया। 0 से 90 के बीच में आएगा तब क्या होगा, या 90 से 180 के बीच में आएगा तब क्या होगा, तब ये होगा। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। तो फिजिक्स का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशन या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है, वर्टिकल डायरेक्शन में होती है।
अगर ना ही तो कोई वेक्टर क्वांटिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, ना ही वर्टिकल में, तो ऑब्वियस है कंपोनेंट्स तोड़ने पड़ता है, रिजोल्यूशन करना पड़ता है। तो ये देखिए जरा, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल यूं आया v वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इसके कंपोनेंट जब हम तोड़ेंगे तो इस तरफ आएगा v cos थीटा, जिसको vx भी कहते हैं, और ये साफ दिखाई दे रहा है पैरेलल टू फील्ड है। जब ये पैरेलल टू फील्ड है और इधर आएगा v sin थीटा जो कि परपेंडिकुलर टू फील्ड होने वाला है। जब पैरेलल टू फील्ड है तो ये क्या कहेगा कि सीधा चल, अभी पढ़ा था ना 0 डिग्री पे स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है, डिफ्लेक्टेड रहता है, डेविएटेड रहता है। तो ये क्या कहेगा, सीधा चल। और ये क्या कहेगा, 90 डिग्री पे है, ये कहेगा गोल घूम जा। समझ रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड कंफ्यूज, सीधा चलाऊं या गोल घुमाऊं? तो वो दोनों की बात मान लेगा और इसको जो है गोल गोल घुमाते हुए सीधा निकाल लेगा। इसको कहते हैं हेलिकल पाथ। बहुत पूछा गया ये भी, या हेलिक्स। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आई। ये जो है हेलिकल पाथ फॉलो करेगा, इसमें कॉमन सेंस यूज करो। अगर ये कंपोनेंट इक्वल भी हो सकते हैं दोनों और अनइक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल हुए तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। अगर ये वाला कंपोनेंट बड़ा हुआ तो सर्कल छोटे छोटे बनेंगे और एक सर्कल में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल होगा। और अगर ये कंपोनेंट बड़ा हुआ तो फिर क्या होगा, सर्कल बड़े बड़े बनेंगे और एक सर्कल में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो कम होगा। अभी जो एक सर्कल में घूमते हुए भाई 90 डिग्री पे यूं घूम रहा था और 0 डिग्री 180 डिग्री पे यूं जा रहा था, अब क्या होगा, समझ रहे हो? तो एक सर्कल कंप्लीट करने पे कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक सर्कल यहां से लेके यहां पूरा हुआ, तो यहां से इतना डिस्टेंस जो ट्रेवल किया, दैट इज नोन एज पिच ऑफ हेलिक्स। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नॉर्मल लेवल पे तो यही क्वेश्चन बनता है, इफ द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज 45 डिग्री और 60 डिग्री और समथिंग एल्स, इन दैट केस द पाथ ऑफ द पार्टिकल वुड बी हेलिक्स और हेलिकल पाथ। सिंपल है, एमसीक्यू में सीधा ऑप्शन दिखाई देगा। तो ये इसी पॉइंट के साथ मैकेनिक्स ऑफ चार्ज पार्टिकल आपका फिनिश हुआ। इसको नोट कर लीजिए, बाकी की बात कल करेंगे।